नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राहुल अग्रवाल ने। राहुल, आपने बताया कि आपके पास है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जहां पर आप 500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर भी 500 की एसआईपी कर रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 2000, निपॉन इंडिया 250 इंडेक्स फंड में 500, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में 500 और साथ ही आपने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में लमसम इन्वेस्ट किया है। और आप जानना चाहते हैं कि ये आपका जो प्लान है कैसा है। राहुल, ये 500-500 रुपये की एसआईपी करना मल्टीपल स्कीम्स में, उसके बजाय यदि आप एक स्कीम में थोड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो वो बेहतर होगा। दूसरी बात, आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 3 स्कीम ले ली हैं, तो मेरे हिसाब से इसके मुकाबले पहली बात तो एक ये भी जानना जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका नज़रिया तो लंबा होना ही चाहिए, ये बात तो तय है। अब ऐसे में यदि आपके पास एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और साथ ही थोड़ा एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में रहे, वो भी तब जब आपका नज़रिया 10 साल या उससे अधिक का हो, तो ये सही रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी बातें मिसिंग हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप इसके मुकाबले यदि एक लार्ज कैप फंड में, एक मिड कैप या स्मॉल कैप में करते, या फिर आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर लेते, तो मल्टी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिल जाता, वो बेहतर होता। हालांकि स्कीम्स अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आपने 500-500 का इन्वेस्ट किया है और भी फ्लेक्सी कैप फंड में, वो मेरे हिसाब से सही शायद स्ट्रेटजी नहीं है। और दूसरी बात जो है कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है आपका, तो शायद आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखी होगी और आपने पाया कि पिछले 1 साल में स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और इसके लिए आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, वो भी सही नहीं है। आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होना चाहिए, थोड़ा मिड कैप में और स्मॉल कैप में उससे भी कम रहे। इस तरह का पोर्टफोलियो आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं कहूँगा कि आपके पास में, क्योंकि स्मॉल कैप में 2 फंड हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, उसमें आप एसआईपी रोक दें और क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप जारी रखें यदि आपका नज़रिया 10 साल या उससे अधिक का है। और साथ ही आपको एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए फ्लेक्सी कैप की जगह पर। और ऐसे में आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखिए और साथ में एक आप स्मॉल कैप फंड को रखिए, तो मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। ये बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना शायद सही रणनीति नहीं होगी। हाँ, जो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आपने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके साथ आप जरूर बने रह सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है नगराज ने। आपने बताया है कि आपके मन में एक दुविधा है कि जिस तरह से 2008 के बाद मार्केट में बहुत सारा पैसा आया है रिटेल इन्वेस्टर्स का, म्यूचुअल फंड्स में, यूलिप में, और बहुत सारे रूट से आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बबल फट जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा और सारे रिटेल निवेशक बर्बाद हो जाएंगे। तो इस बात पर आपने कहा है कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं। तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2008 की हम बात करें, बल्कि उससे पहले बात करते हैं कि 2004 से लेकर 2007 के बीच में मार्केट में बहुत तेज़ी थी और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद फिर रिकवरी आई और अब हम 2023 में हैं और इस बीच में बहुत से इन्वेस्टर्स ने अच्छी वेल्थ क्रिएट की है। इकोनॉमी काफ़ी ग्रो हुई है, आगे भी इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ की संभावना देखी जा सकती है। और अब बहुत बड़ा एक अंतर ये भी है कि एक टाइम था जब हम काफ़ी हद तक निर्भर थे FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर, जबकि अब हमारा खुद का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, चाहे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें या हम, जैसे आपने यूलिप का एग्जांपल दिया, तो इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें या हम PF और NPS की बात करें, तो कई रूट से अब मार्केट में पैसा आ रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं
वो भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा रहेगी इक्विटी मार्केट में, लेकिन ये उम्मीद करना कि कहीं जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं कि बबल फट जाएगा और सब रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाएगा, इस तरह की शायद संभावना कम है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे एक जोखिम दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उनका कैसा इन्वेस्टमेंट होराइजन है। लेकिन यदि आप इक्विटी मार्केट में एसआईपी के जरिए लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, स्कीम्स का चुनाव आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से करें। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है हेमंत भारद्वाज ने। और हेमंत जी, आपने बताया है कि आप 8 साल के लिए 2 स्कीम में 5-5 हज़ार रुपये निवेश करना चाहते हैं और एक स्कीम आपने चुनी है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 और दूसरी स्कीम आपने चुनी है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब यदि आपके पास दूसरी स्कीम नहीं है और सिर्फ इन 2 स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा बदलाव करना चाहिए। हालांकि स्कीम दोनों अच्छी हैं, नेस्डेक 100 डेफिनेटली अगर हम इंटरनेशनल इक्विटी फंड की बात करें तो ये अच्छी चॉइस है और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी एक अच्छी स्कीम है। लेकिन क्योंकि एक मिड कैप फंड और एक इंटरनेशनल फंड को सिर्फ पोर्टफोलियो में शामिल करना सही नहीं होगा, ऐसे में मेरा सुझाव है 8 साल के हिसाब से आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लें। अगर ऑलरेडी आपके पास में लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है तो फिर अलग बात है। अदरवाइज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप शुरुआत कर रहे हैं और सिर्फ इन 2 स्कीम से आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लें। लार्ज एंड मिड कैप में HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड भी कंसिडर की जा सकती है और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड भी इस कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं। तो इनमें से आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए। और नेस्डेक 100 फंड का जिसका चुनाव किया है आपने, उसमें आप थोड़ा छोटा अमाउंट रखें। 5,000 करने की बजाय आप ऐसा कीजिए कि आप 5,000 रुपीज़ लार्ज एंड मिड कैप में कीजिए, आप 2,000 रुपये आप नेस्डेक 100 में करें और 3,000 रुपये के लिए एक दूसरी स्कीम लें और वो स्कीम हो सकती है फ्लेक्सी कैप फंड। तो मान लीजिए आप HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर लें और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड साथ में आप रखें अपने पोर्टफोलियो में और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड स्कीम। तो 3 स्कीम हो जाएंगी, 5,000, 3,000, 2,000। इस तरह से 10,000 रुपये को आप एलोकेट करें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा इसके मुकाबले कि आप सिर्फ एक इंटरनेशनल फंड और एक मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है उत्कर्ष रावत ने। रावत जी, आपने कहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपने मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेता हूँ आपका सवाल। आपने पूछा है कि आपको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 5 से 7 साल के लिए और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या थ्रू STP करना चाहिए और क्या आपको इन पैसों को डिवाइड करना चाहिए अलग अलग स्कीम में या एक स्कीम में। और आपने ये भी बताया है कि आपकी एज है 29 ईयर्स की। तो उत्कर्ष जी, ऐसा है कि आपको डेफिनेटली एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग स्कीम में इन पैसों को एलोकेट करना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, नज़रिया 5 से 7 साल का है तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर लार्ज कैप बायस्ड पोर्टफोलियो रखेंगे तो बेहतर होगा। थोड़ा आप मिड कैप भी कंसिडर कर सकते हैं। और 5 से 7 साल की आपने बात की है तो बैलेंस एडवांटेज फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ये शायद पोर्टफोलियो में शामिल करना सही रहेगा। और दूसरी बात आपने पूछा है कि लमसम करें या STP के जरिए करें। आप बिल्कुल STP के जरिए कीजिए, लेकिन STP आप 2 महीने के आसपास का समय रखेंगे तो ये बेहतर होगा। बहुत लंबा समय मेरे हिसाब से यहाँ पर रखना सही नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि हम अभी मार्केट में तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसे में यदि आपने मान लीजिए 6 महीने की STP की और 6 महीने तक आप हर बार हायर NAV पर परचेस करते गए और 6 महीने के बाद मार्केट
में करेक्शन आया तो आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट में कब करेक्शन आएगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी आप समझते हैं, तो ऐसे में नोबडी कैन टाइम द मार्केट। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करने के लिए 1-2 महीने का समय लेके इसको आप इन्वेस्ट करें तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी ज़्यादा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा कि मार्केट को टाइम करना किसी के हाथ में नहीं है। तो आप 1-2 महीने की STP करके आप चले, 2 महीने की कर लीजिए STP। और स्कीम 5 से 7 साल के नज़रिए से मैं कहूँगा कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। एक फ्लेक्सी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। साथ ही मैं कहूँगा कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी आप शामिल कर लीजिए पोर्टफोलियो में। तो निफ्टी 50, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो एक इंडेक्स फंड में मतलब कि पैसिव फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही एक बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को आप कंसिडर कीजिए। तो इस तरह से आप एक लार्ज कैप और साथ ही एक हाइब्रिड और लार्ज मिड कैप फंड के साथ एक पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जो मैंने शेयर की वो ठीक से समझ में आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।